हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, डेराइव क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। आज हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज और बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे और भी बहुत सारे क्वांटिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायमेंशनल फार्मूला को। डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका आज भी हम लोग सीखेंगे उसे और डिटेल में। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर ले कि पिछले क्लासेस में क्या क्या हो चुका था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायमेंशन होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर होता है, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। और फार्मूला किसे कहते थे? डायमेंशनल फार्मूला। जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाया जाता था, जैसे इस फॉर्म में अगर कोई भी आ जाता था ए बी सी, तो ये फार्मूला कहलाता था। और डायमेंशनल इक्वेशन किसका कहा जाता था? मान लो यहाँ पे ए कोई फिजिकल क्वांटिटी और जिसका डायमेंशन ऐसे लिखा गया है, तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखा जाता था तो इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते थे, सॉरी डायमेंशनल इक्वेशन कहते थे। और इतना को भूल जाओ, इधर भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला दिख रहा है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द डायमेंशंस। क्लियर है ना? ए बी सी आर द डायमेंशन। ये पूरा क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। ये पूरा क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन। ये हम लोग कर चुके थे। उसके बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आया था। कितने? 7। उन 7 के डायमेंशंस को हम लोग लिख लिए थे, है ना। हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था याद करो तो आपके पास कुछ ऐसा आया था। मास के लिए आपने लिखा था क्या? मास के लिए m। लेंथ के लिए क्या लिखा था आपने? लेंथ के लिए था l। और मास लेंथ, उसके बाद कौन था? टाइम। टाइम के लिए कौन था? t। उसके बाद कौन था? टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर के लिए कौन आया था? के, है ना। सभी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन आया था? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए था ए, या फिर आई भी बहुत लोग लिखते हैं इसको, आई। ठीक है। इसके बाद कौन आया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए कौन आया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है ना। और इसके बाद कौन था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद अपना आ गया था लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। इसके लिए कौन आया था? इसके लिए आ गया था आपका कैंडेला, सी डी। ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था और इसका हम लोगों ने डायमेंशन लिख लिया था। उसके बाद फिर क्या करना था? अगर किसी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखना होता था तो हम लोग के पास सबसे पहले उसको फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट कर देना होता था, पहला काम। उसके बाद उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिखते थे, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो वर्क का किया हुआ था, है ना। वर्क का डायमेंशन लिखा था। उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद देखते हैं आगे और बहुत सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो उसके बाद जो आता है अपना एनर्जी आता है, एनर्जी। ठीक है। अब देखो एनर्जी चाहे कैसा भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे फोर्स कैसा भी हो उसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा? सेम। वैसे एनर्जी कैसा भी हो उसका भी डायमेंशन क्या होगा? सेम। अब एनर्जी होता क्या है? एनर्जी एक तरह से होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, एनर्जी क्या है? एक तरह से अमाउंट ऑफ वर्क डन है। मतलब जो वर्क डन होता है ना वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सीधा समझो कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर पाओगे, और अगर आप वर्क कर रहे हो इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है और दोनों का आपने देखा होगा यूनिट भी सेम होता है, इसलिए डायमेंशन भी इसका सेम होगा। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यही जानते हो सब लोग, है ना। या फिर पोटेंशियल एनर्जी, क्या जानते हो सभी अभी तक? जानते हो 1/2, सॉरी mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। लिखो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा, हाफ का तो कुछ नहीं होगा डायमेंशन, लेकिन मास का क्या होता है? m। और वेलोसिटी का क्या होता है? lt इनवर्स। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया डायमेंशन। क्या बन जाएगा? m l स्क्वायर t इनवर्स 2 बना ना। यहाँ पे क्या हो गया? m l स्क्वायर t इनवर्स 2। इसमें देखो तो m का हो गया m, मास का मतलब m, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका क्या होता है? lt इनवर्स 2। आप सभी जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और उसके बाद h का क्या? h एक तरह का हाइट है, और हाइट क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? l। तो क्या हो गया? ml स्क्वायर t इनवर्स 2। अब देखो तो इसमें और इसमें कोई फर्क आया क्या? नहीं ना, दोनों क्या है? सेम है। और देखो वर्क डन का भी क्या होता है? वर्क डन का भी होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। आप कॉपी पलट के देखो पिछले क्लास में, तो ये भी बताया गया था आपको। तो वर्क और एनर्जी का
डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, सेम, इवन डायमेंशन क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर का, आप इसे नोट करते चले साथ में। पावर, तो पावर क्या होगा, पावर आप जानते हो रेट ऑफ वर्क डन होता है ना, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, पावर यानी वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब तो यही होगा, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना और वर्क डन हो गया। अच्छा, वर्क डन का भी हमने बताया था कितना, ml² T इनवर्स 2 और टाइम का T। ठीक है, अगर पावर के आप डायमेंशन को लिख रहे हो तो कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, पावर। अब क्या लिखोगे इसको, ml² T इनवर्स 3, दिस इज द पावर का डायमेंशन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पावर का डायमेंशन। अब आगे क्या करना है, पावर के बाद आता है आपके पास प्रेशर, है ना। तो प्रेशर का होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, जिसे फोर्स का याद है ना, जिसे फोर्स का आता है एकदम, वो मेमोराइज कर लिया इसको, तो फोर्स का वो डायरेक्टली लिख देगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऐसे, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करते चले कि फोर्स को भी जो जो हम करते आ रहे हैं उसको साथ में मेमोराइज भी करते चले, है ना। तो फोर्स का क्या होता है हमें याद है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, ml T इनवर्स 2 होता है फोर्स का। एरिया का क्या होता है, L² होता है, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये L²। अब क्या करना है, ml इनवर्स T इनवर्स 2, ये किसका आ गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। नोट करते चलेंगे साथ में इसको, पॉज करके स्क्रीन को। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस में आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में, तो G m1 m2 बाई r², यही फॉर्मूला होता है। आपको G निकालना है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब आपको इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो इन सभी का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं ये सब बात। तो फोर्स का क्या होता है, अभी मैंने लिखा था ml T इनवर्स 2 होता है। r क्या है, r इसमें डिस्टेंस है, याद करना, ये r क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का l, तो r² है तो l² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये दोनों मास है ना। तो मास का क्या होता है m, और यहाँ पे m1 इंटू m2 दो मास है, यानी m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो m इनवर्स LQ T इनवर्स 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G, है ना। G क्या है, G यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स ऑफ फोर्स, है ना। सिंपली हम लोग इसे इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, या इसे इम्पल्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे आप नोट कर लो जल्दी से। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, है ना। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का भी आप जानते हो, अगर आप इम्पल्स का लिखना चाहते हो, है ना, तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन, फोर्स क्या होता है ml T इनवर्स 2, फोर्स का डायमेंशन, है ना। और टाइम का क्या होता है T, है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ml T इनवर्स। ठीक है, ये डायमेंशन देखो किसके जैसा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका, मोमेंटम का डायमेंशन है। ठीक है ना, मोमेंटम में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी देखो, तो मोमेंटम का डायमेंशन और इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्लियर, चलो नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट, बस थोड़ा सा शब्द को सुनते जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स है हमारे पास, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायमेंशन लिखना चाहते हैं टॉर्क का, तो टाउ से इसे डिनोट करते हैं, है ना। टाउ ऐसे लिखा जाता है, टी जैसा थोड़ा सा नीचे टेढ़ा रहता है, टाउ हो गया। तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या, ml T इनवर्स 2। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे कैसा भी हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, उसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, ml² T इनवर्स 2, ये किसका डायमेंशन हो गया, टॉर्क का। अब देखो इसको मिलाओ किसके साथ, तो ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी का डायमेंशन और वर्क के डायमेंशन जैसा है, नहीं, ये जो डायमेंशन है किसके डायमेंशन जैसा सेम है, तो एनर्जी का क्या था, ml² T इनवर्स 2, वर्क डन का क्या था, ml² T इनवर्स 2। तो इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। कभी कभार सवाल क्या पूछ दिया जाता है, ऐसे दिया रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला या सेम डायमेंशंस। ठीक है, उसमें 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन में है मोमेंटम एंड इम्पल्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी एंड टॉर्क, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कोई और ऑप्शन दे देगा, चौथा। तो देख पहला और दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरे पहला और दूसरा में ऐसा दिख रहा है कि पहला ऑप्शन में जो है क्या, एनर्जी सॉरी मोमेंटम था और क्या था अपना
इम्पल्स था, तो मोमेंट और इम्पल्स का सेम होता है। और इसका क्या है, ये देखो, ये टॉर्क और वर्क डन का सेम होता है। तो ये सब याद रहेगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को बना पाएंगे और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन और एक और रहेगा स्ट्रेस। ठीक है ना? स्ट्रेस बराबर आप जानते हो क्या होता है, फोर्स। एक्चुअली ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है, लेकिन बस अभी जानने के लिए, आप फॉर्मूला जानने के लिए फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स लिख भी सकते हो अगर मर्जी आपका, है ना? लिख दो रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो सर ये तो प्रेशर जैसा है, लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये दूसरे तरह का क्वांटिटी है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रेशर से बहुत अलग होता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स, फोर्स चाहे कैसा भी हो, है ना, तो उसका डायमेंशन और यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो स्ट्रेस का लिखना है तो फोर्स का लिखना पड़ेगा। फोर्स का क्या है, mLT−2 और एरिया का क्या है, L²। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपका जाएगा। फाइनली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, L को ऊपर लेके जाओ तो L इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे एक पॉजिटिव पावर है, यहाँ पे दो ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो T⁻⁻²। ये फाइनली क्या आ गया, स्ट्रेस का डायमेंशन आ गया। तो स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होगा, आप मिला लो, मैच करवा लो यहाँ से। ठीक है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। तो अच्छा, चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज आया तो बचा क्या होगा, चेंज लेंथ ही तो बचा होगा। जैसे पहले 10 मीटर होगा, हो सकता है 11 मीटर हो गया, तो वो 11 मीटर थोड़ा ना फोर्स हो गया, वो 11 मीटर भी क्या है, लेंथ है। यानी 10 से 11 हो गया तो लेंथ ही हुआ है। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, कि ऊपर लेंथ है, नीचे भी क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो अगर इसके डायमेंशन को लिखना होगा तो ऊपर भी L नीचे भी L, फाइनली क्या हो जाएगा m0 L0 T0। और ऐसे क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ये डायमेंशनलेस, नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, है ना? नाम नया है बट सुने अच्छे से समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। सीधा इसका फॉर्मूला आप याद रखें अभी, स्ट्रेस बाई क्या होगा, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाई क्या होगा, स्ट्रेन। अगर आपको डायमेंशन लिखना है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, आप जानते हो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है ये बता दो। तो सर स्ट्रेस का डायमेंशन अभी जस्ट मैंने पहले लिखा था, mL−T⁻2 डिवाइडेड बाई क्या, स्ट्रेन का m0 L0 T0। ठीक है, कैसे सर, ये आप कैसे लिख लेते हो, तो देखो स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन क्या होगा, एरिया, है ना, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो mLT⁻2 किसका होता है, रेस्टोरिंग फोर्स का। और नीचे क्या होगा, L², L² जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, वो -2 होगा और +1 होगा तो -1 बच जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, इतना। तो अब क्या आ जाएगा फाइनली, इसका जो रिजल्ट आएगा mL−T⁻2। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन के डायमेंशन का। सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। अभी इसके मीनिंग पे मत जाओ, ये क्या है क्या नहीं है, बस फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ। बेसिकली ये फ्लूइड में है पढ़ना हम लोगों को। तो फोर्स अपॉन लेंथ, इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखा जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ, यही तो लिखना है। अब क्या करें, फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं mL⁻2 और लेंथ का क्या होता है, L होता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, mL0 और T⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर। अगला है हमारा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में। सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना, या वर्क पर यूनिट एरिया ये भी कह सकते हो, वर्क डन अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा, तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें आना चाहिए, और वर्क और एनर्जी का क्या होता है, सेम, mL²T⁻2। तो mL²T⁻2 सर कहाँ से लाए आप वर्क का, पहले हम लोग लिख चुके हैं वर्क का, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो तो mL²T⁻2 आ जाएगा। ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा, L²। ठीक है ना, तो आप क्या मिलेगा फाइनली, आपको मिल जाएगा mL0 T⁻2। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया सरफेस एनर्जी का। क्लियर।
नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिए नोट। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ये है ना, इसका डायमेंशन लिखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, तो अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखते हैं। ये n नहीं है, ये है ना, ऐसा कुछ है। तो इज इक्वल टू क्या, फोर्स का हम लोग जानते हैं m l t इनवर्स 2 हो गया, डिस्टेंस का होता है l डिवाइडेड बाई एरिया का होता है l स्क्वायर, और वेलोसिटी का l t इनवर्स, है ना, ये आपका डायमेंशन हो गया। सॉल्व कर देना इसको तो क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा m l स्क्वायर t इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा l क्यू t इनवर्स। अगर आप देखो तो क्या बचेगा, ये माइनस में, तो m l इनवर्स, है ना, और ये क्या बच जाएगा t इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये बस फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो आप सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिख सकते हो। इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंगल, है ना। एंगल आप जानते हो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्यों डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि एंगल जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, आप सभी जानते होंगे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस, अपॉन रेडियस। अब देखो ऊपर भी लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब लेंथ को मेजर करेगा तो कहीं ना कहीं l हम लोग लिखेंगे, और रेडियस भी क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0। ठीक है अब सवाल ये आता है कि एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, एक तरह का एंगल ही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन तो क्या जवाब दोगे आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशनलेस होगा, यानी m0 l0 t0। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हमें लिखना हो एंगुलर वेलोसिटी का, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। ठीक है, तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टाइम का क्या, t, ये डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, t इनवर्स। अगर आप इसे और ढंग से लिखना चाहते हो तो m0 l0 t इनवर्स। अब ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है ना, वही डायमेंशन किसका होता है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है। क्लियर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, ये होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, वही जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम होगा। तो अब देखो ओमेगा में से ओमेगा जब क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या बचेगा, ओमेगा ही बचेगा। सभी जानते हो कि मैंगो में से मैंगो अगर माइनस हुआ तो मैंगो बच रहा है, कभी मैंगो अमरूद नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई गलती से मत करना है। तो ओमेगा में से ओमेगा घटेगा तो क्या बचेगा, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी ही ऊपर बचेगा, और एंगुलर वेलोसिटी का ही डायमेंशन लिखा जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m0, है ना, l0 t इनवर्स, और यहाँ पे टाइम, ये t हो गया। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिखोगे, फाइनली आपको लिखना होगा कि इसका जो डायमेंशन होता है m0 होता है, l0 होता है, t इनवर्स 2 होता है। सिंपल, इस तरह से हम लोग लिखते हैं एंगुलर वाले क्वांटिटी को। नोट कर लें सभी को। सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है ना, क्लास 10th का। और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक 1-2 दिन शायद निकल भी चुका होगा रिजल्ट का। तो जिनका जो भी परसेंटेज आया है, जो भी देख रहे हैं बच्चे, वो अपने परसेंटेज को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाएं, और आशा करते हैं कि सभी का बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको आई लिखना है, आई का डायमेंशन लिखना है ना, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का मतलब इम्पल्स मत समझना, है ना, ये स्केलर होता है, वो वेक्टर था। तो आई बराबर क्या लिखेंगे आप, मास का m होता है, डिस्टेंस का क्या होता है l, तो स्क्वायर था तो ml स्क्वायर हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला सबसे पहले ढूंढेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू क्या, लेंथ या रेडियस, आप कह सकते हो रेडियस, है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, MVR,
है ना। एंगुलर मोमेंटम को क्या बोला जाता है, mvr, जिसे हम लोग एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू, ये वेक्टर होता है याद रखें। तो इसका डायमेंशन अगर आपको लिखना होगा तो मास का m होता है, वेलोसिटी का lt इनवर्स होता है, और रेडियस एक तरह का लेंथ है इसलिए l हो जाएगा। तो ml² t इनवर्स 2, देखो फिर से एनर्जी जैसा आ गया, ठीक है ना, फिर से किसके जैसा आ गया, एनर्जी जैसा आ गया। तो आप ये सब पेयर थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। यही सब सवाल आता है इसमें कि कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन क्या है, सेम है सभी, या कौन सा ग्रुप है जिसका मतलब सभी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम आ रहा है। तो यही आपको, अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत आंसर टिक करेंगे, उसके बाद आगे निकल आएंगे, ठीक है ना। नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या हुआ, है ना। तो आप याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, सभी डायमेंशन लेस होता है। आप इसको नोट भी कर लें पॉइंट देके, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख लो जल्दी से, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैव नो डायमेंशन, या ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड जानते हो ना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वही जो आप निकालते थे, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक तरह का टाइम होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है ना, वो कितना होता है, t, ठीक है ना। एक सिंपल एक टाइम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का हम लोग बात करते थे। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता था, फ्रीक्वेंसी बराबर होता था 1 टाइम पीरियड, ठीक है, यही होता था। तो अगर इसका डायमेंशन आप लिखना चाहते हो, है ना, अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, है ना। और इसे आप क्या लिखो, m0 l0 t इनवर्स। देखो तो ये ओमेगा जैसा नहीं आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जैसा, उसमें भी यही आया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अपना क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट नोट करते चलेंगे साथ में अगर हो सके तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू होता है। अब क्या है सर, न्यू जो है ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है क्या, फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी, ये किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर। और E क्या है, E का मतलब होता है एनर्जी। क्लियर। अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो इसको मिटाना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लें इसको पहले। अब आपको पता चल गया, E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें लिखना किसका है, H का लिखना है ना। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू। अब हमें लिखना है डायमेंशन H का। तो एनर्जी का हम लोग डायमेंशन जानते हैं, क्या जानते हो, ml² होता है, t इनवर्स 2 होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, t इनवर्स होता है। अभी मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ml² t इनवर्स 1 बच जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। नोट कर ले इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी किसके कैसा होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आप सभी जानते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, एट 4 डिग्री C, ठीक है ना। क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अब रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपको क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो देखो, चाहे डेंसिटी हो वाटर का, या फिर डेंसिटी हो किसी भी सब्सटेंस का, या डेंसिटी हो चीनी का, किसी का भी डेंसिटी अगर आप निकाल रहे हो तो उसका यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो यूनिट सेम रहेगा तो डायमेंशन भी सेम रहेगा, ठीक है। किसी का भी ये डेंसिटी निकाला जाए, डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यूनिट सेम है, ठीक। तो ऊपर भी डेंसिटी है। अच्छा, डेंसिटी का आप डायमेंशन जानते हो, क्या होता है, m l इनवर्स 3, और यहाँ पे क्या होगा, m l इनवर्स 3। आप देख लो डायमेंशन क्या होता है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, LQ, ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा, L पे पावर -3, दोनों में वही आया है ना। तो क्या हो जाएगा, आप अगर चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो, डायमेंशन m बाई LQ होगा ना, मास बाई वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का LQ, यहाँ भी क्या होगा, m बाई LQ सबका, देखो ये आ गया। तो फाइनली क्या बन गया, m0 l0 t0। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये देखो, इसका यूनिट भी नहीं होता था, यूनिटलेस क्वांटिटी था, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बन गया। तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी देखो नहीं मिल रहा है ना। तो वैसा क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन भी नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी होगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ठीक है, आप नंबर दे के लिखते जाएंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ या डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको मिलेगा फ्यूचर में कभी पढ़ने को। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन क्या? लेंथ या फिर डिस्टेंस। तो इसका अगर आपको क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या करेंगे? वेलोसिटी का होता है m0 L T इनवर्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्या होता है? L। फाइनली आप क्या लिखोगे? m0 L0 और T इनवर्स, है ना। ये आपका आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, नोट कर ले। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू वही, जब भी ग्रेडियंट लग जाए ना किसी भी क्वांटिटी में तो डिवाइड कर दो उसे किससे? डिस्टेंस से, है ना। तो प्रेशर हो जाएगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशन अगर लिखना होगा तो प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या? m, अच्छा एरिया नीचे होगा तो ML T इनवर्स 2 होता है फोर्स का, एरिया नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर नीचे, ऊपर आएगा तो L टू द पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 ऑलरेडी था तो L टू द पावर -1 बचेगा। आप कैलकुलेट खुद से करो, ML इनवर्स T इनवर्स 2, ये आपका किसका हो जाएगा? प्रेशर का। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L। तो फाइनली क्या बना? ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2, यानी ML टू द पावर -2 T टू द पावर -2। ठीक है, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? फोर्स कांस्टेंट का। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आप आगे इसका भी यूज बहुत अच्छे से मिलता है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होता क्या है? तो पहले ये देखो, कोई भी जब स्प्रिंग फोर्स लगाता है ना या कोई इलास्टिक फोर्स लगता है, ठीक है, इलास्टिक फोर्स में रबड़ वगैरह जो लगता है वो इलास्टिक फोर्स कहलाता है। तो उसमें फोर्स जो होता है वो kx के बराबर होता है। x मतलब वो इलोंगेशन, स्प्रिंग को जैसे खींचते हो आप लोग तो इलोंगेट होता है, तो वो x वही इलोंगेशन है। या कंप्रेस करते हो तो वो क्या होता है? उसका लेंथ कम होता है, तो वही जो चेंज आता है ना लेंथ में, वही ये x है। ठीक है, और यहाँ पे k क्या है? वही k है फोर्स कांस्टेंट। अब k ही का आपको निकालना है क्या? k का निकालना है आपको डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू f अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आप क्या लिखोगे? k का मतलब हो जाएगा सर ये k, और f का मतलब बताइए। तो m L T इनवर्स 2 फोर्स है ये, और ये क्या है? ये इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ, यानी है क्या एक तरह का लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं तो M L0 T इनवर्स 2। ठीक है ना, ये आपको क्या मिल गया? डायमेंशन किसका? k का, जिससे हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। एक बार देख लो, ML T इनवर्स 2 फोर्स का, x का हो गया, सही, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं k से, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट बाई टेम्परेचर। ठीक है, हीट बाई टेम्परेचर। अब हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है क्या? बहुतों को ये भी पता नहीं होगा हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। जी बिल्कुल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, हीट एक तरह का एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, हीट एक तरह का एनर्जी और टेम्परेचर से हमें हीट का आइडिया होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा तो हीट एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे लिखा जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और टेम्परेचर का क्या होता है? k। ठीक है, आप ऐसा लिख दिए, और ये किसका हो गया? k का डायमेंशन हो गया। तो आप देखो यहाँ पे ML स्क्वायर T इनवर्स 2 k इनवर्स। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, नोट करें इसको भी। अब इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वांटिटी को और भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, बहुत सारे क्वांटिटी को मैंने कवर कर लिया। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। हाँ, और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको हर चैप्टर के एंड में? जैसे ही आप चैप्टर कोई भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें मान लो आपने पढ़ना शुरू किया काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले चर्चा होगा डिस्टेंस का, मान लेते हैं। तो डिस्टेंस का जैसे ही चर्चा होगा तो वहाँ पे हम लोग फिर दोबारा से ये चीज़ करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है, फिर उसका डायमेंशन क्या होता है, दोबारा से हम लोग लिखेंगे ना। तो वहाँ भी रिवाइज होते चलेगा ये चीज़, और हर टॉपिक में मिलेगा। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आगे डिफाइन होने वाला है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोग दोबारा लिखेंगे। क्लियर है? तो आप इसको एक दो बार अच्छे से रिपीट करें ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हम लोग लिखते चलें। क्लियर है? और इससे एक सवाल एक सवाल कन्फर्म रहता है, आप याद रखें, चाहे वो किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, मेंस हो, या और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें एक सवाल रहता है। NDA का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स कुछ भी रहे, है ना, तो उसमें एक सवाल ये रहता ही रहता है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल है, देखेंगे सब लोग। देखो सवाल है ना कि टेकिंग वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, तीन क्वांटिटी दिया है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स,
इन तीनों को फंडामेंटल कंसीडर करना है। जैसे अभी हम लोग क्या फंडामेंटल कंसीडर करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल था। अब बोला नहीं, फंडामेंटल वो नहीं होगा, फंडामेंटल है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ठीक है। और आपको डायमेंशन बताना है किसका, मास का, ठीक है ना। बट फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी लोग जानते हैं, ठीक। अच्छा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो, ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर आपको लिखना है मास का, है ना, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, ft अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर डायमेंशन लिखा जाएगा तो डायमेंशन, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही होता है जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है ना। तो यहाँ पे फोर्स, टाइम का t डिवाइडेड बाई ये v, और फाइनली क्या हो जाएगा ft और v टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, मास। अगर ऐसा हो तो कैसा हो, अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स फंडामेंटल कंसीडर किया जाए तो मास का जो डायमेंशन होगा वो ft भी इन्वर्स होगा, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रकार से हम कुछ डायमेंशन का फार्मूला को, डायमेंशन के फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फार्मूला कुछ आता है, उसके फिजिकल फार्मूला को आप जानते हैं तब। अब हम लोग बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो बढ़िया बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे से सवाल होंगे ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। जहाँ तक बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि जो भी आप किसी भी क्वांटिटी को अगर ऐड कर रहे हो, है ना, दूसरे क्वांटिटी के साथ, या किसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ, या किसी भी क्वांटिटी को इक्वेट कर रहे हो किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ, तब क्या कंडीशन होना चाहिए, आप किसके साथ इक्वेट कर सकते हो और किसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास है, मान लो कि मैंगो है ना, मैंगो, तो मैंगो को किसके साथ इक्वेट किया जा सकता है, मैंगो के साथ ही किया जा सकता है ना। और अगर मिल्क है आपके पास, तो मिल्क को किसके साथ इक्वेट किया जा सकता है, मिल्क के साथ, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप एक फॉर्मूला लो, v बराबर u प्लस AT है ना, तो v बराबर u प्लस AT है, तो अगर आप u में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप u में किसी को ऐड कर रहे हो तो वो हर हाल में वेलोसिटी ही होना चाहिए। अगर u वेलोसिटी है तो ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए। तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो वेलोसिटी को, तो आप फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। किसके साथ ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी के साथ ही। अगर आप फोर्स को ऐड कर रहे हो तो फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। अगर आप डिस्टेंस को ऐड कर रहे हो तो डिस्टेंस के साथ ऐड कर सकते हो, ना कि डिस्टेंस का एडिशन फोर्स के साथ हो सकता है। क्लियर। डिस्टेंस का एडिशन या तो डिस्टेंस से होगा, अदरवाइज नहीं होगा किसी और के साथ। अगर डिस्टेंस में किसी चीज़ को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो डिस्टेंस को ही घटाया जा सकता है। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेट जो करते हैं हम लोग, है ना, ये तीनों सेम नेचर के क्वांटिटी के साथ होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हिंदी मीनिंग है समानता का अधिकार। यानी अगर आप, ये वेलोसिटी है तो देखो ये भी वेलोसिटी, और ये भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी वेलोसिटी ही होना पड़ेगा। क्यों, आप चेक करके देखो तो एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी होता है। क्या आपको याद है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। और ये देखो टाइम से किया हुआ है मल्टीप्लाई, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया तो यहाँ पे v माइनस यू बचा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही घटा दें तो वेलोसिटी ही बचेगा, ठीक है, या फिर जीरो बचेगा। तो ये देखो, ये भी एक तरह का क्या है, वेलोसिटी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कि वेलोसिटी को या फिर किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना है तो वो सिमिलर नेचर के क्वांटिटी के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। या फिर अगर किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी से घटाना है तो वो तभी घटाया जा सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम नेचर के होंगे, यानी दोनों सेम क्वांटिटी होंगे। और अगर किसी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को किसी दूसरे से इक्वेट करना है तो उन दोनों का भी नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर वेलोसिटी को इक्वेट कर रहे हो किसी के साथ तो वो भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। एक्सेलरेशन को इक्वेट कर रहे हो किसी के साथ तो वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि इक्वेशन में, इक्वेट करने में, ऐड करने में और सब्सट्रैक्ट करने में, है ना, अगर तभी आप कर सकते हैं जब ये आपस में सभी के सभी सेम नेचर के होंगे, ठीक है ना। चलो इसको शब्दों में लिख के देखते हैं, उसके बाद क्या आता है। ओके, तो देखो क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट एंड इक्वेट। We can only add, subtract and equate those physical quantity which has same dimension,
मतलब वेलोसिटी को अगर आपको ऐड करना है तो उसी के साथ ऐड करेंगे जिसका डायमेंशन वेलोसिटी जैसा ही होगा, यानी वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे और विच हैज सेम नेचर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है कि वेलोसिटी को सिर्फ ऐड किया जा सकता है वेलोसिटी के साथ, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। वेलोसिटी को अगर सब्सट्रैक्ट किया गया है तो वो हर हाल में वेलोसिटी ही होगा, ठीक है। और अगर फोर्स को मान लो तीसरा कि अगर फोर्स को इक्वेट किया गया है किसी के साथ तो वो हर हाल में अपोजिट साइड में क्या होगा, फोर्स होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स है, और फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर आप एक क्वांटिटी को दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो हर हाल में जिससे सब्ट्रैक्ट किया गया और जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया वो दोनों सेम नेचर के क्वांटिटी हैं। अगर x को y के साथ ऐड किया गया है तो यानी x का जो क्वांटिटी, x जो क्वांटिटी उसका जो नेचर और y जो क्वांटिटी उसका जो नेचर है, दोनों का नेचर क्या है, सेम है। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो y भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तभी वो ऐड किया गया है, ठीक है। अगर इक्वेट किया गया है a बराबर b, यानी a जो है a का डायमेंशन और b का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर a इंपल्स है तो b को भी क्या है, इंपल्स होना पड़ेगा। अगर a मोमेंटम है तो b भी क्या है, मोमेंटम है, तभी इक्वेट किया जा सकता है। क्लियर है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली इसी का आइडिया देता है। आप इसे एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट। चलो अब देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि मैं कर चुका हूँ ये चीज़, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो ये क्या है, देखो इसमें AT भी क्या है, वेलोसिटी है। तो आप लिख सकते हो v तो पहले वेलोसिटी, ये साफ आपको दिख रहा है v वेलोसिटी। u भी क्या है, u भी तो सर वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी लिख दो। अब बात आता है AT का, तो AT भी क्या है, AT भी वेलोसिटी है। कैसे, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने किया था इसे, क्या था, तो a का मतलब होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का मतलब यही तो होता है ना, v माइनस यू बाई टी, और इंटू टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो ये भी देखो v माइनस यू वेलोसिटी ही तो है ना। तो ये तीनों का तीनों क्या है, वेलोसिटी है। आप इसे एक बार एग्जांपल के तौर पे नोट कर लें और आगे हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ सवाल करेंगे अगले क्लास में, या फिर इसका एक और डेफिनेशन होता है ना, उसको भी आप इसे एक बार नोट कर लें। उसके बाद इसका एक और तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लिखा जाता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। अब देखो एक बहुत की पॉइंट का चर्चा करने वाले हम लोग, कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पे जो सेपरेट किया हुआ है, सेपरेटेड बाय द सिंबल्स प्लस माइनस इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, है ना। इन सब, अगर इन सब सिंबल से दो फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट किया जाए तो याद रखना
हमेशा ये होगा कि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। फिर से सुने, अगर a बराबर b है तो दोनों का डायमेंशन क्या, सेम। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो दोनों का डायमेंशन क्या, सेम। अगर a प्लस b है तो a का जो डायमेंशन वही किसका डायमेंशन, b का डायमेंशन। अगर a इज लेस देन b है तब a का जो डायमेंशन वही b का डायमेंशन है ना। a माइनस b है तो a का जो डायमेंशन वही b का डायमेंशन। तो याद रखना, अगर इन सब सिंबल से ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट किया जाता है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। आप इसको एक बार अच्छे से ढंग से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है सवालों में, है ना, वो हम लोग देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होगा डायमेंशन का। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे आप एक बार ढंग से नोट कर ले और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगले क्लास में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन और होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, उसके बाद कुछ सवाल करेंगे और एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।